पुनः एक बार आप सभी का फिजिक्स बाय एस.एल. बेनीवाल यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बीएससी तृतीय वर्ष की इलेक्ट्रॉनिक्स बुक की प्रथम यूनिट में किरचॉफ के जो दोनों नियम हैं उन दोनों नियमों की परिपथ विश्लेषण की व्याख्या करेंगे, सर्किट एनालिसिस करेंगे। पूर्व के वीडियो में मैंने किरचॉफ के लूप नियम व संधि नियम पे 2 या 3 न्यूमेरिकल करवाए हैं। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो आप एक बार ज़रूर देख लें वीडियो। सबसे पहले नोड एनालिसिस करते हैं, यानी संधि विश्लेषण क्या काम में लेते हैं। मतलब संधि विश्लेषण क्या चीज़ होती है, किस प्रकार से करेंगे अपने। तो संधि विश्लेषण कब काम में लिया जाता है, पहले की वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ कि संधि विश्लेषण आपको तब काम में लेना है जब आपका मूल उद्देश्य क्या हो, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स या पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात करना आपका मेन ऑब्जेक्ट हो। तब आप कौन सा विश्लेषण काम में लेंगे, नोड या संधि विश्लेषण काम में लेंगे। इस विश्लेषण में प्रतिबाधा के स्थान पर क्या काम में लेंगे, प्रवेश्यता काम में लेंगे तथा एक बिंदु को आप रेफरेंस पॉइंट मानेंगे। क्या मानेंगे, एक बिंदु को रेफरेंस पॉइंट मानेंगे, यानी इम्पीडेंस की जगह तो आप एडमिटेंस लेंगे तथा एक पॉइंट को आप क्या मानेंगे, रेफरेंस पॉइंट मानेंगे। जहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। अब देखिए, एक सर्किट लिया है संधि विश्लेषण के लिए। यहाँ एक बैटरी लगाई गई है, प्रवेश्यता Y1, Y2, Y3, Y4 एंड Y5। आने वाली करंट I1 और जाने वाली करंट I2 या I3, I4 एंड I5। ओ पॉइंट को मैंने क्या लिया है, रेफरेंस पॉइंट लिया है, निर्देश बिंदु लिया गया है मेरे द्वारा। अब अगर परिपथ में धाराओं की बात करें तो V इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला होता है IR। तो I इक्वल टू होता है V/R, और या फिर ये कहें I इक्वल टू V/Z। और 1/Z किसके बराबर होगा, 1/Z होता है, वो किसके बराबर होता है, Y के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला आपके पास क्या बन जाएगा, V यानी पोटेंशियल एंड प्रवेश्यता का मल्टीपल, यानी I इक्वल टू VY। अब देखिए, मैंने परिपथ में जो धाराओं के मान ज्ञात करूँगा, I1 का मान सबसे पहले ज्ञात करूँगा। तो I1 में मैं क्या देखूँगा, पहले पोटेंशियल डिफरेंस देखूँगा। तो यहाँ जो पोटेंशियल है वो 0, यहाँ है आपका E। तो यानी यहाँ इस टर्मिनल पे आपका पोटेंशियल कितना हुआ, यहाँ पर इस टर्मिनल पे E, और यहाँ मैंने मान लिया EA है। तो E माइनस EA, क्योंकि करंट यहाँ से यहाँ जा रही है, इसका मतलब उसका किससे मल्टीप्लाई कर दिया, Y1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपके पास क्या है, I1। इसी प्रकार I2 का मान मैंने ज्ञात किया। यहाँ पर पोटेंशियल है EA और यहाँ है 0, तो EA Y2 आएगा, क्योंकि EA माइनस 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। I3 इक्वल टू क्या आएगा, I3 में EA माइनस EB, और I4 में क्या आएगा, EB माइनस 0 मल्टीप्लाई बाई Y4, ठीक है। और I5 में क्या आएगा, I5 में आएगा EB माइनस 0 और मल्टीप्लाई बाई Y5। यानी यहाँ पर जितनी भी धाराएँ थी उन धाराओं के मान आपने क्या कर लिए, ज्ञात कर लिए, I1, I2, I3, I4 एंड I5। अब पॉइंट A पर क्या लगा देते हैं, संधि नियम लगा देते हैं। जैसे आपने A पे संधि नियम लगाया तो आने वाली धारा को E पर धनात्मक लिया तथा जाने वाली धाराओं को क्या लिया, ऋणात्मक लिया। तो आपके पास जो फॉर्मूला बना वो क्या बन गया, I1 माइनस I2 माइनस I3 इक्वल टू 0। और सेकंड पे B पे लगाएंगे तो B पे बनेगा I3 और माइनस I4 और माइनस I5 इक्वल टू क्या आएगा, 0। क्लियर। अब आपके पास 2 समीकरणें प्राप्त हो गई। I1, I2, I3, I4 एंड I5 की वैल्यूज़ यहाँ पर आपको चाहिएंगी। तो यहाँ पर वैल्यूज़ आप पहले निकाल चुके हैं, I1, I2, I3 एंड I4 एंड I5 की वैल्यूज़ आप निकाल चुके हैं। इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास जो अज्ञात राशि रहेगी, यहाँ पे समीकरण 1 में पुट किया गया है,
तो आपके पास जो रिजल्ट आया I1, I2 एंड I3 का मान रखने पे वो समीकरण 1 में आपको प्राप्त हो गया। अब देखिए सेकंड जो नोड था उस सेकंड नोड पे आपने लागू किया तो I3 - I4 - I5 इक्वल टू 0 और I3, I4 एंड I5 की वैल्यूज आपने यहाँ पे पुट कर दी तो समीकरण आपको 2 प्राप्त होगी। अब यहाँ पर आपका मूल उद्देश्य था EA एंड EB ज्ञात करना और आपके पास समीकरण कितने हैं, समीकरण भी 2 हैं। तो कोई भी वेरिएबल ज्ञात करने हो, जितने आपके पास वेरिएबल हों उतने वेरिएबल आप किससे ज्ञात कर सकते हैं, जितने आपके पास समीकरण हैं। तो समीकरण आपके पास 2 हैं और 2 ही आपके पास क्या हैं, वेरिएबल हैं। तो आप दोनों को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या समझाया कि किसी भी परिपथ में संधि विश्लेषण किस प्रकार से किया जाता है और संधि विश्लेषण करने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए। संधि विश्लेषण करने के लिए हमें प्रतिबाधाओं के स्थान पे प्रवेश्यताएं तथा एक रेफरेंस पॉइंट जहाँ पे पोटेंशियल का मान क्या हो, 0 हो और जितने धाराओं के मान हो धाराओं के मान ज्ञात करें और धाराओं के मान ज्ञात करने के बाद संधि नियम लगा दें और जैसे ही आप संधि नियम लगाएंगे आपको रिजल्ट प्राप्त होंगे और रिजल्ट प्राप्त होंगे तो जितने आपको पोटेंशियल डिफरेंस के मान ज्ञात करने हैं, जितने बिंदुओं पे आपको पोटेंशियल का मान ज्ञात करना है उतने ही आप समीकरण प्राप्त करें और समीकरण प्राप्त करने के बाद उन समीकरणों में क्या करें, हल कर लें, आपके पास क्या आ जाएंगे, रिजल्ट आ जाएंगे। तो ये किरचॉफ की संधि नियम से किसी परिपथ की क्या ज्ञात करने है, पोटेंशियल का मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो ध्यान रखें। अब सेकंड, पास या लूप विश्लेषण यानी मेश और लूप एनालिसिस क्या होता है। इस विश्लेषण का उपयोग तब करते हैं जब क्या चीज़ हो, धारा ज्ञात करना यानी करंट का मान ज्ञात करना हो, तब क्या ज्ञात करते हैं, अपने कौन सा विश्लेषण लगाते हैं, लूप विश्लेषण लगाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, लूप का चुनाव करना है। सबसे पहले क्या काम करना होता है, लूप का चुनाव, फिर क्या लगाना है, किरचॉफ का लूप नियम लगाकर किसका मान कैलकुलेट कर लेना है, धारा का मान ज्ञात कर लेना है। अब देखिए दोनों में केवल की पॉइंट जो है बात का वो क्या है कि संधि जो नियम है उस संधि नियम में आपको जब आपको पोटेंशियल ज्ञात करना उद्देश्य हो तो वहाँ पे प्रतिबाधाओं को प्रवेश्यताओं से रिप्लेस कर दें और करंट की वैल्यूज निकालें और करंट लाल लगाकर आप पोटेंशियल का मान ज्ञात कर लें। और लूप विश्लेषण में आप क्या करेंगे, लूप विश्लेषण में आप सर्वप्रथम लूप का चुनाव करेंगे, लूप नियम लगाएंगे और लूप नियम लगाकर आप किसका मान ज्ञात कर लेंगे, करंट का मान ज्ञात कर लेंगे। यानी सीधा साधारण शब्दों में मैंने बता दिया आपको। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक सर्किट लिया है जहाँ पे बैटरी का विद्युत वाहक बल क्या है, आपके ई है, प्रतिबाधा Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 ये प्रतिबाधा आपके पास हैं। इम्पीडेंस आपके 5 हैं। एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का सोर्स ई का लगा रखा है आपने। यहाँ पे कितने लूप बन रहे हैं, यहाँ पे 3 लूप स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। एक लूप ये रहा आपका, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों लूप आपके पास आ गए। ठीक है, तीनों लूप आपके पास। अब चौथा लूप भी यहाँ पे हो सकता है। अगर आप देखें चौथा लूप कौन सा होगा, चौथा लूप अगर देखेंगे तो यहाँ से ये वाला लूप आप काम में ले सकते हैं, परंतु इसका कोई लेने का फ़ायदा नहीं होगा आपके पास। साधारण लूप लिए मैंने 3 लूप ले लिए जिसमें करंट का मान क्या है, I1 है, I2 है एंड I3 है। तो यहाँ पे जो लूप नियम लगेंगे वो समीकरण कितने आएंगे, 3, और धाराओं के मान भी कितने आएंगे, 3। किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, जब 3 समीकरण हो जाती हैं तो आप मैट्रिक्स बनाएंगे, मैट्रिक्स से सारणिक, और सारणिक को क्या कर सकते हैं, आप हल कर सकते हैं। तो उससे रिजल्ट किस प्रकार निकालते हैं करंट के, और किसी भी 8वीं शाखा में भी धारा का मान किस प्रकार से ज्ञात करें, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाऊँ। लूप फर्स्ट में देखिए, लूप फर्स्ट में अगर देखें यहाँ पे डायरेक्टली मैं समझा रहा हूँ आपको। यहाँ पे आपने अगर ये नियम लगाया है E = IR, 2 तरीके हैं, मैंने ये भी बताया था, सिग्मा E प्लस सिग्मा IR इक्वल टू क्या लगा सकते हो, 0 भी लगा सकते हो, और सेकंड ये भी लगा सकते हो, सिग्मा E = सिग्मा IR। ये दोनों तरीके हैं, परंतु दोनों तरीकों लगाने के लिए आपको चिन्ह परिपाटी अलग अलग काम में लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पे प्रथम में देखिए विद्युत वाहक बल, अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो ये धनात्मक आ जाएगा। ठीक है, E = मैं पहले वाला काम में ले रहा हूँ यहाँ पे,
अब धारा की दिशा में v बहुपतन क्या लेना है, धनात्मक लेना है। धारा की दिशा में लेना है तो I1 Z1 और प्लस, अब देखो सेकंड पे देखना, Z2 में से I1 माइनस I2 धारा जा रही है। I1 तो यूं जा रही है और I2 आपकी यूं जा रही है। देखो लूप में देखो तो Z2 में कौन सी धारा जा रही है, I1 माइनस I2 ये जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार सेकंड में लगाएंगे तो सेकंड लूप में लगाएंगे तो आपके पास सोर्स तो है नहीं, तो ये तो आपके पास आ जाएगा 0 डायरेक्टली, ई का मान तो, और ये निकालना है। तो Z3 में से आपकी कौन सी धारा जा रही है, I2 जा रही है। तो I2 और Z3 प्लस Z2 में कौन सी जा रही है, I2 यहाँ लूप के अकॉर्डिंग जा रही है, जबकि I1 आपकी एंटी जा रही है। इसका मतलब प्लस I2 माइनस ये आएगा आपके पास Z2 और मल्टीप्लाई बाई I2 आपके लूप के अकॉर्डिंग है, तो I2 माइनस I1 प्लस ये आएगा Z3 और ये आएगा आपके पास, इसमें केवल I2 जा रही है और फिर प्लस और फिर Z4 के मल्टीपल में क्या आएगा, देखिए मल्टीपल में आएगा Z4 के मल्टीपल में I3 आपके लूप के लूप के अकॉर्डिंग, जबकि I2 आपके क्या जाएगी, अलग जाएगी। लूप के अकॉर्डिंग I2 जा रही है, तो I2 माइनस I3 और इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये समीकरण सेकंड लूप में लगी। थर्ड लूप में क्या समीकरण लगी, Z5 और मल्टीप्लाई बाई I3 और प्लस और Z4 के मल्टीपल में क्या आएगा, देखिए I3 तो पॉजिटिव हो जाएगी और I2 क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो I3 माइनस क्या आएगा, I2 इक्वल टू क्या आ गया, विद्युत वाहक बल है नहीं, यहाँ पे बैटरी को लगी भी नहीं है, सोर्स इस लूप में है नहीं, तो इसका मतलब इक्वल टू क्या कर दिया, 0। ये 3 समीकरण मेरे को प्राप्त हो गई। देखिए आगे मैंने ये देखिए 3 समीकरण आपको कौन कौन सी प्राप्त हुई, ये प्रथम समीकरण, ये द्वितीय समीकरण और ये आपके पास तृतीय समीकरण। जब इन समीकरणों को देखें, अगर गौर से देखें, तो इस साइड में केवल आपने क्या लिया, विद्युत वाहक बल लिया है तीनों समीकरणों में। तो प्रथम में ई, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहे हैं इन तीनों समीकरणों को, E00 यानी सेकंड और थर्ड लूप में कोई सोर्स नहीं है। अब देखिए Z1 प्लस Z2, यहाँ पे I1 का मल्टीपल क्या है, Z1 प्लस Z2 है, I1 I2 I3 तीनों धाराओं को मैंने यहाँ पे दिखा दिया। I2 का मल्टीपल क्या है, माइनस Z2 है, तो माइनस Z2 यहाँ आ गया और क्या आ गया, 0। फिर Z2 इसी प्रकार Z2 Z3 Z4 माइनस Z4 और फिर 0, इसमें I1 का मल्टीपल 0 है, I2 का माइनस Z4 है और I3 का Z4 प्लस Z5 है। अब मैट्रिक्स को क्या लिख सकते हैं, E इक्वल टू ZI के रूप में लिखा जा सकता है। इसको क्या लिखा जा सकता है, E इक्वल टू ZI के रूप में। Z क्या है, प्रतिबाधा मैट्रिक्स है, इम्पीडेंस मैट्रिक्स है। तो Z को क्या लिखा जा सकता है, Z11 Z12 Z13 Z21 Z22 Z23 Z31 Z32 Z33। अब ये क्या चीज़ है, अब ये देखिए, ये Z11 क्या है, फर्स्ट लूप की प्रतिबाधा है, यानी पूरे लूप में। तो प्रथम लूप को अगर आप गौर से देखेंगे तो वहाँ Z1 प्लस क्या है, Z2 है प्रतिबाधा। Z12 क्या है, Z12 यानी 1 और 2 जो लूप है उसके मध्य की कौन सी प्रतिबाधा है, जो कि Z2 और 1 के बीच की प्रतिबाधा के क्या होगी, बराबर होगी। अब यहाँ पे करंट की डायरेक्शन देखी जाएगी। अगर करंट की डायरेक्शन दोनों लूपों में सेम है तो ये धनात्मक, और दोनों लूपों में अगर विपरीत है तो ये क्या लिखे जाए, ऋणात्मक। तो यहाँ पे देखो ये करंट आपकी यूँ आ रही है और ये करंट यूँ आ रही है, तो इन दोनों के बीच की जो कॉमन प्रतिबाधा है वो Z2 है और धारा की डायरेक्शन विपरीत है, इसका मतलब माइनस Z2 आएगा आपके पास। इसी प्रकार अगर आप थर्ड लूप में लें तो Z जैसे 3 निकालें या Z23 निकालें या Z32 निकालें, ये बराबर होगा आपके पास, यानी 2 और 3 के बीच में कॉमन Z4 है। तो ये माइनस Z4 क्यों लिया गया, क्योंकि इस लूप में और इस लूप में करंट की डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। इसी प्रकार कोई अन्य, मैं एक आपको एग्जांपल लेके बता देता हूँ। Z33 निकालने हैं तो 3 लूप में प्रतिबाधा निकालने, केवल 3 लूप में, तो कौन सी है, Z4 और Z क्या है 5 दोनों हैं, तो Z4 प्लस क्या आएगा, Z5 आएगा। इसी प्रकार अगर आप Z13 लें, अगर Z1 और 3 लें या Z31 लें
तो इसका मान क्या आएगा 0, क्योंकि 1 और 3 के बीच में या 3 या 1 के बीच में कोई भी आपकी कॉमन प्रतिबाधा नहीं है। तो ये मैट्रिक्स आपका डायरेक्टली, मतलब ये समीकरण आपको लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप एक बार सीख लेंगे कि प्रतिबाधा मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, फिर आप जेड मैट्रिक्स को आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब देखिए ये अंत में देखिए, अब देखिए सभी मैंने आपको समझा दिए। ये Z2 कैसे निकलेगा, Z2 3 कैसे निकलेगा, Z3 3 किस प्रकार निकलेगा। अब इस मैट्रिक्स के संगत जो सारणिक होगा वो सारणिक ये आएगा, यानी इसका मैग्नीट्यूड। तो अगर प्रथम स्तंभ को, इसके प्रथम स्तंभ को किससे रिप्लेस कर दें, ई से रिप्लेस कर दें, तो उसको क्या नाम देंगे, डेल 1, और इस सारणी को क्या नाम दे दिया, डेल जेड दे दिया। तो I1 की जब वैल्यू निकालेंगे आप, तो डायरेक्टली डेल 1 अपॉन क्या हो जाएगा, डेल जेड हो जाएगा, यानी प्रथम लूप में बहने वाली जो करंट है वो डायरेक्टली निकल जाएगी आपके पास। इसी प्रकार I2 में निकालेंगे तो डेल 2, यानी 2 से रिप्लेस करना है फिर, और जब I3 निकालेंगे तो 3 से रिप्लेस करना है। तो ये तो आपके पास कॉमन फार्मूला आ गया। यानी किसी भी, अगर आप सर्किट को देखेंगे, जैसे ये सर्किट देखा आपने, तो इस सर्किट में आपको I3 ज्ञात करना है, तो अब आप डायरेक्टली फार्मूला लगाएंगे कि I3 इक्वल टू क्या होगा, डेल 3 अपॉन डेल जेड। डेल जेड तो जेड मैट्रिक्स के संगत सारणिक है आपके, और 3 क्या है, 3 को अगर ई विद्युत वाहक बल वाले कॉलम को किससे रिप्लेस कर दें, प्रतिबाधा वाले कॉलम में रिप्लेस कर दें, तो आपके पास क्या प्राप्त होगा, डेल 3 प्राप्त होगा। यानी 3 वाले आप स्तंभ को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। इसी प्रकार अब कोई सा भी लूप हो, यहाँ तो मैंने कितने लूप लिए हैं, 3 लूप लिए हैं, हो सकता है कई सारे लूप हों, तो आरवें लूप में करंट किस प्रकार निकलेगा, आरवें लूप में, तो आरवें लूप में डायरेक्ट फॉर्मूला डेल आर अपॉन क्या आ जाएगा, डेल जेड आ जाए, सॉरी डेल आर अपॉन डेल जेड आ जाए। तो ये इस प्रकार से आप लूप में संधि विश्लेषण, या आप क्या लूप विश्लेषण या पास विश्लेषण क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, जिससे आप करंट का मान ज्ञात कर सकते हैं या वोल्टेज का मान ज्ञात कर सकते हैं किसी भी सर्किट के लिए। तो आपका बड़ा अच्छा पॉइंट है, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी आपके निश्चित रूप से प्रश्न आते हैं कि किरचॉफ के नियम से हम संधि विश्लेषण या लूप विश्लेषण किस प्रकार से करते हैं। आज के लिए इतना ही। नोट्स जो हैं आपको मैं ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा, और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।